हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटीजी नीट। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम 11th स्टैंडर्ड का हमारा जो टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज, फंक्शंस, इक्वेशंस, इनइक्वेशंस, प्रॉपर्टीज, इन बारे में सारी बातें करेंगे। खैर, सबसे ज़रूरी बात आज का जो हमारा टॉपिक है, इस चैप्टर का जो टॉपिक है ग्राफ्स एंड फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ग्रेजुअली अब हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, जहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस में काफ़ी अच्छी क्लैरिटी ली इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेकर कि ये कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं, ऐसे क्यों होते हैं, इनमें कैसे एंगल्स निकाले जाते हैं, कैसे वैल्यूज़ निकाली जाती है, उसी कहानी को आगे एक्सटेंड करेंगे, उसी बात को थोड़ा और डिटेल में अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन एक सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात स्टूडेंट्स, कुछ अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आज हम कुछ फॉर्मूले भी एक्सप्लोर करेंगे। खैर, फॉर्मूले से पहले अब जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग के साथ फॉर्मूले को भी एक्सप्लोर करेंगे। इन ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग से पहले आई होप आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। मतलब 100% फ्री, पूरे तरीके से, कोई हिडन कॉस्ट नहीं स्टूडेंट। मतलब ना कोई सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, ना कोई पेड वर्जन है, ना कोई ट्रायल वर्जन है, पूरे तरीके से क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी हर एक अलग अलग सेगमेंट में, जैसे कि किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स, या फिर अगर देखना चाहें तो अलग अलग आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे CUET, NTSE, ओलंपियाड, IIT JEE नीट, ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेज, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है मैग्नेट ब्रेन्स थ्रू इट्स प्लेटफॉर्म www.magnetbrains.com। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE मॉड्यूल आपके लिए क्या क्या चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है। हम इंश्योर करते हैं स्टूडेंट्स कि हर एक चैप्टर के एक एक टॉपिक को हम डिटेल में, मतलब बहुत कॉम्प्रहेंसिवली, थरोली कवर करें, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव मैनर में। हर एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट का एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियो बने, काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि न्यूमेरिकल्स के थ्रू वो एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच हम समझा पाएँ और आपको कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी डेवलप करवा पाएँ हर क्वेश्चन की, हर कंसेप्ट की, हर एक चैप्टर की। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, जब भी कोई चैप्टर का कोई भी टॉपिक कंप्लीट होता है तो उस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट के जरिए, और इन शीट्स को आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं magnetbrains.com वेबसाइट से। ना सिर्फ आपको DPPs मिलती हैं स्टूडेंट्स, जब आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, इन DPPs के भी वीडियो सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उस चैप्टर को अब आप और कंसोलिडेट कर लें, उस टॉपिक पे और आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, बाय डिफरेंट मीडियम्स हम इंश्योर करेंगे कि हम हर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपोजर लें, हर तरह के क्वेश्चंस को डील करना सीखें। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि एक डाइवर्स लर्निंग आपकी हो, ताकि हर वैरायटी के क्वेश्चंस को आप आसानी से डील करना सीख जाएं। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस के थ्रू हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे इस एग्जाम की, इस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की, और उस लेवल की कि देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या थॉट प्रोसेस होती है, उन्हें कैसे अप्रोच किया जाता है। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ JEE मेंस एज वेल एज JEE एडवांस। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस भी प्लान्ड है, यानी आप हमें अपने डाउट्स भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी आपके कंसर्न्स हैं, आप एक लिंक मौजूद है यहाँ पर जिस पर लिखा है आस्क योर डाउट, उस पर आपका डाउट फॉरवर्ड करिए और आपके डाउट्स प्रॉपर रिजोल्यूशन में प्रॉपर्ली क्रॉप करके हमें फॉरवर्ड करिए विद अ प्रॉपर रिमार्क कि एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाह रहे हैं। एक कंबाइंड लेक्चर में आपके सारे डाउट्स भी एड्रेस होंगे और आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व किया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, येस, हम इंश्योर करेंगे कि आप अपने चैप्टर्स को ट्रैक कर पाएँ, अपने चैप्टर्स की प्रोग्रेस को समझ पाएँ कि आप उस चैप्टर में कहाँ स्टैंड करते हैं, किस पार्ट में आपको दिक्कत है, किस पार्ट पे और रिविजन कर लेना चाहिए, किस पार्ट के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। ये सारा एनालिसिस, ये सारा सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ एवेल्युएशन आप ले सकते हो चैप्टर वाइज टेस्ट के थ्रू। तो टेस्ट देकर आप खुद को एवेल्युएट कर सकते हो और उस चैप्टर पर अपनी प्रिपरेशन को एवेल्युएट या एसेस कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, आपके लिए आपको वक्त वक्त पर सारे फैकल्टी मेंबर्स गाइड करेंगे एग्जाम से रिलेटेड होने वाली हर एक्टिविटी, कोई नोटिफिकेशन, कोई अपडेट, या फिर कोई भी ज़रूरी चीज़ या कोई ऐसा नॉन अकेडमिक इशू जो आपको बॉदर कर रहा है, अकेडमिकली आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, कोई कंसर्न है, तो उन्हें भी हम रिजॉल्व करेंगे वक्त वक्त पर आकर। कोई भी इशू है, जैसे बुक्स का कोई गाइडेंस चाहिए, टाइम को लेकर कोई क्लैरिटी चाहिए, स्ट्रैटेजी समझनी है, हर चीज़ को लेकर हम आपको पुश करते रहेंगे ताकि पूरे फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप अपनी IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी कंटिन्यू कर पाएँ। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, एग्जाम के वक्त आपके वन शॉट रिवीजन भी क्रिएट होंगे, यानी एक चैप्टर थरली, बहुत कॉम्प्रहेंसिवली, बहुत डिटेल मैनर में, बहुत प्रिसाइजली, मतलब कम वक्त में, एक छोटे वन शॉट रिवीजन में, छोटा तो नहीं कहूँगा बट कंसाइज ज़रूर कहूँगा, एक कॉम्पैक्ट वन शॉट रिवीजन जिसके थ्रू उस चैप्टर को बहुत डिटेल में आप समझ पाएँ और अच्छे से उसे प्रैक्टिस कर पाएँ, ताकि एग्जाम के वक्त आप बिना हेजिटेशन के, बिना फ्लक्चुएशन के, बिना घबराए, बिना एंजाइटी के आप फोकस्ड होकर, बहुत कॉन्फिडेंट होकर जाएँ कि चैप्टर अच्छे से तो किए ही हैं और उसे अच्छे से रिवाइज भी किया है। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपके लिए लेकर आएंगे, यानी JEE मेंस और JEE एडवांस की मॉक
टेस्ट सीरीज, जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी और मजबूत बना पाएँ और आप एक्चुअली अच्छे से प्रिपरेशन करके उस एग्ज़ाम को दे पाएँ। यानी कि आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देने जाएँ और बिना किसी हेजिटेशन या घबराहट के अपनी एग्ज़ाम लिखें। यानी जो भी चैलेंजेस आप मेन एग्ज़ाम में फेस करेंगे वो सारी परेशानी आप मॉक्स में फेस कर चुके हों ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट एक अच्छी तैयारी आपकी हो और आप पूरी स्ट्रैटेजी बिल्ड करके वहाँ अपना स्कोर ऑप्टिमाइज़ करें। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स का मॉड्यूल आपके लिए लेकर आता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आज का लेक्चर शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, बट बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर स्टूडेंट्स, मैं उन कंसेप्ट्स की आपको अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ जो क्वाड्रेंट्स को लेकर हमने पढ़ी है। क्या आपको याद है स्टूडेंट्स क्वाड्रेंट्स वाली थ्योरी जो हमने पढ़ी है? एक बार जल्दी से इस क्वाड्रेंट को मेरे बनाए बिना, मुझसे बनाने से पहले स्क्रीन पॉज करके बनाइए, क्योंकि आज बहुत सारी बारीकियां इससे रिलेटेड और हम एक्सप्लोर करेंगे और फिर ग्रेजुअली हम सेटली ग्राफ्स पर शिफ्ट होंगे। तो जल्दी से वो क्वाड्रेंट वाला पूरा कंसेप्ट बनाइए, फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हमारी आज की आगे की जर्नी। सो पॉज दिस वीडियो एंड ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द क्वाड्रेंट्स। देखो, मैं चाह रहा हूँ आपको समझाना कि हर एंगल कैसे वेरी करेगा। कुछ मेजर से सिंपल से स्टैंडर्ड से एंगल्स में बता देता हूँ ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप रहे और आप इन्हें डायरेक्टली याद रखें, है ना। तो शुरू करते हैं क्लास। एक्स एक्सिस से अब इधर से शिफ्ट हुआ तो 0 प्लस कुछ एंगल हो रहे होंगे अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूं, और अगर मैं यहाँ आ जाऊँगा वाई एक्सिस से, तो यहाँ से अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना चाहूँ तो क्या हो रहा होगा इस बात को समझाता हूँ। मान लो अगर आपके पास ये है, क्लियरली आई होप आपको ये सारी बातें पता हैं। तो ये होता है 0, ये होता है π/2, यहाँ पे क्लियरली मेरे पास क्या होता है सर पाई। मैं कुछ बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको देना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये हो जाता है 3π/2 और यहाँ पे आके वापस क्या मिलता है 2π। बट मैं इन्हीं के आसपास आपको चीज़ें घुमा के समझाना चाह रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। पहली बात, क्या अगर ये π/2 अगर मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है तो क्या मैं एंगल को ऐसा रख लूँ? सर बेशक अगर आप इसे ऐसा रखते हो π/2 माइनस थीटा, तो बेशक सर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो कन्वर्जन्स याद है स्टूडेंट्स, π/2 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? π/2 के कारण साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। साइन पहली बात तो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और क्लियरली क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? थीटा। और आई होप यू रिमेंबर, हमें पता है स्टूडेंट्स की फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। सिमिलरली अगर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, तो बेशक मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि सर कॉस π/2 माइनस थीटा भी क्या होगा स्टूडेंट्स? ये भी सर होगा साइन थीटा। सिमिलरली अगर बचे हुए रेशियोज की बात करूँ तो 10π/2 माइनस थीटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? आई होप आपको सारी बातें अब याद हैं, कॉट थीटा। एंड सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कॉट π/2 माइनस थीटा कितना होगा, सो दैट विल बी सर क्लियरली 10 थीटा। ना सिर्फ ये बल्कि स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स हमारे दो रेशियोज और हैं, जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही अगर मैं दो रेशियोज और ढूंढूं तो दो रेशियोज और कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? याद करिए, अगर मैं पूछूं सर आपसे सेक 90 माइनस थीटा, तो वो कितना होता है स्टूडेंट्स? वो क्लियरली हमें पता है कितना होता है सर? कॉसिक थीटा। एंड सिमिलरली अगर आप एक और एंगल ढूंढें जो कि कितना होता है सर? कॉसिक 90 माइनस थीटा, तो वो कितना होता है स्टूडेंट्स? वो क्लियरली फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये सारे रेशोज पॉजिटिव होते हैं। और 90 के कारण, वो एक्सेस में से कुछ सब्ट्रैक्ट होने के कारण सब अपने कॉम्प्लीमेंट्री, साइन कॉस में, कॉस साइन में, 10 कॉट में, कॉट 10 में, और सेक कॉसिक में और कॉसिक सेक में कन्वर्ट होगा। आई होप ये बातें याद है। सर अगर यहाँ शिफ्ट किया, अगर यहाँ वाई एक्सेस के रिस्पेक्ट में देखा, तो अगर यहाँ मैं वाई एक्सेस के रिस्पेक्ट में देखूँ तो अब हो जाएगा π/2 प्लस थीटा। मतलब अगर मैं बात करूँ आपसे किसकी? साइन π/2 प्लस थीटा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ आपसे कॉस π/2 प्लस थीटा। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं 10π/2 प्लस थीटा। ना सिर्फ ये बल्कि स्टूडेंट्स और हमारे कौन कौन से एंगल्स बच जाने हैं? हमारा एक तो निकल के आना है, फिर बचा हो कौन सा? कॉसिक 90 प्लस थीटा। और फिर क्या बचेंगे स्टूडेंट्स आपके? क्लियरली सेक। इनको मैं थोड़ी सी देर बाद लिखता हूँ, पहले हम इन्हें समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर हम सेक और कॉट भी एक्सप्लोर करेंगे। क्या आपको याद है स्टूडेंट्स कि अगर मैं इन एंगल्स की बात करूँ तो पहली बात तो वही बात कि सर 90 90 90 90 ये π/2 है, तो π/2 के कारण रेशियोज तो चेंज होंगे। तो साइन क्या हो जाएगा सर? कॉस थीटा। कॉस क्या हो जाएगा सर? साइन थीटा, है ना सर। क्लियरली 10 कितना हो जाएगा? कॉट थीटा। और कॉट कितना हो जाएगा? 10 थीटा। बट सर अभी आप सिग्नेचर भी तो बताओ, अब प्लस माइनस क्या लगाओगे? तो आई होप यू रिमेंबर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ सारे पॉजिटिव थे, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, तो बाकी सब जैसे कॉस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? नेगेटिव। 10 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? नेगेटिव। कॉसिक आई होप यू रिमेंबर, मैंने कुछ तो गड़बड़ की है, मैंने कॉसिक लिख दिया राइट। तो कॉसिक 10 नहीं होता है स्टूडेंट्स, वो शायद मेरे हाथों मुझसे गलती हुई। तो कॉसिक जो होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा? वो क्लियरली सेक होगा पहली बात तो। और सेक भी क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉसिक जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो कॉसिक भी हम क्या रखेंगे? पॉजिटिव। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। गलती जनरली ये करते हैं लोग स्टूडेंट्स कि सर ये सेक है तो सेक तो नेगेटिव होता है, तो आप इसे नहीं देखोगे, आप इसे देखोगे। तो कॉसिक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, तो बेशक आप यहाँ क्या साइन लगाएंगे? प्लस साइन। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। सिमिलरली अगर आप छोटा सा ऑब्जर्वेशन देखो स्टूडेंट्स, तो एक और बात निकल के आती है कि इसके अलावा और क्या देख सकते थे सर? एक और इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आता है कि सर अगर 10 कॉस साइन देखा, 10 कॉस साइन और कॉसिक देखा, तो मैं एक काम करता हूँ सर, सेक 90 प्लस थीटा कितना होगा? सेक π/2 प्लस थीटा। तो पहली बात तो π/2 तो सेक क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? कॉसिक।
लेकिन सर सेक जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो कॉसेक के आगे क्या लगा दूंगा, नेगेटिव। आई होप आपको बात समझ आई। सिमिलरली अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे कॉट की, यानी अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे ज़रा सोच के बताएं कॉट 90 प्लस थीटा कितना होगा स्टूडेंट्स, तो पहली बात तो 90 के कारण ये 10 हो जाना तय है, इसका 10 हो जाना तय है। लेकिन कॉट जो है सर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो अभी कितना हो जाएगा, नेगेटिव। क्या आपको ये बात समझ आई? आई होप बड़ी सिंपल सी स्टैंडर्ड सी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। ना सिर्फ ये, अगर मैं यहाँ देखूँ 3π/2 से इधर शिफ्ट होता हूँ, 3π/2 से इधर शिफ्ट होता हूँ। अभी हम वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, फिर हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी चीज़ें देखेंगे। सर अगर आप यहाँ देखना चाहें चीज़ें, तो यहाँ पे क्या दिखता है सर, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात, 3π/2 मतलब मुझे इधर आना है थर्ड क्वाड्रेंट में, 3π/2 में से मैं कुछ सबट्रैक्ट करूँगा क्योंकि मैं इसको कहाँ घुमा रहा हूँ, क्लॉकवाइज। आई होप आपको बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे मैं जो एंगल्स देखूंगा वो क्या होंगे स्टूडेंट, साइन ऑफ व्हाट, सर साइन ऑफ 3π/2 माइनस थीटा। क्या आप बात समझ पा रहे हो, क्योंकि प्लस करेंगे तो फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर देगा। सिमिलरली क्या देखेंगे सर, फिर हम देखेंगे कॉस 3π/2 माइनस थीटा, फिर हम देखेंगे क्या सर, टेन 3π/2 माइनस थीटा। सिमिलरली हम तीन और एंगल्स देखेंगे, पर पहले हम इन तीनों को देख लेते हैं। पहली बात तो 3π/2 3π/2 3π/2, तो साइन कॉस और टेन अपने अलग अलग कन्वर्ट हो जाएंगे। तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में। आई होप आपको सारी बातें याद हैं। तो साइन हो जाने वाला है सर कॉस थीटा में कन्वर्ट, सर कॉस हो जाने वाला है साइन थीटा में कन्वर्ट, और टेन हो जाने वाला है कॉट थीटा में कन्वर्ट। आई होप ये बातें आपको याद आ रही हैं। तो टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, टेन हो जाएगा कॉट थीटा में कन्वर्ट। सिमिलरली अभी मैंने सिग्नेचर यूज़ नहीं किया स्टूडेंट्स, प्लस माइनस नहीं बताया, बट अगर हम डिस्कस करें तो हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन के आगे क्या आ जाएगा, माइनस कॉस, कॉस के आगे आ जाएगा माइनस साइन, लेकिन टेन के आगे प्लस कॉट ही रहेगा। सिमिलरली अगर मैं बचे हुए तीन और रेशियोज़ की बात करूँ, तो बचे हुए तीन और रेशियोज़ क्या होंगे स्टूडेंट्स, साइन कॉस और टेन पे बात की, तो एक और रेशो हम ले लेते हैं, कौन सा, पहले हम ले लेते हैं कॉसिक। तो अगर सर आपका होता है कॉसिक 3π/2 माइनस थीटा, तो कॉसिक किस में कन्वर्ट होता है सर, कॉसिक सेक में कन्वर्ट होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसिक क्लियरली क्या होता है सर, नेगेटिव, है ना, क्योंकि टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, तो हो जाएगा माइनस सेक थीटा। सिमिलरली आई होप अगर मैं सेक 90 माइनस थीटा लिखूँ, सेक 3π/2 माइनस थीटा यानी 270 माइनस थीटा लिखूँ, यानी अगर मैं लिखता हूँ सेक 3π/2 माइनस थीटा, तो बेशक सेक कन्वर्ट तो होगा कॉसिक में, लेकिन सेक भी क्या होता है, नेगेटिव। तो ये कितना आ जाएगा सर, ये होगा माइनस कॉसिक थीटा। आई होप ये बात आपको समझ आई। ना सिर्फ ये, बल्कि एक और रेशो जो बच जाता है वो क्या होता है सर, कॉट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास अगर रेशो है कॉट, जिसे आप लिख रहे हो 3π/2 माइनस थीटा, तो सबसे पहली बात तो सर क्या, 3π/2 के कारण कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 में। और मुझे पता है सर कि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो कॉट भी कितना होगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। आई होप ये बात समझ आई। सिमिलरली अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो 3π/2 में एंगल ऐड करना होगा, क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा के लाना चाह रहे हो, 3π/2 से आगे शिफ्ट करना चाह रहे हो, तो क्लियरली एंगल ऐड होगा। तो कैसे चीज़ें होंगी स्टूडेंट, साइन ऑफ व्हाट, 3π/2 प्लस थीटा। सिमिलरली हम कैसे एक्सप्लोर कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, कॉस ऑफ 3π/2 प्लस थीटा। सिमिलरली हम कैसे एक्सप्लोर कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, टेन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा। आई होप ये बातें आपको समझ आ रही हैं। सिमिलरली हम कॉसिक सेक और कॉट भी निकालेंगे, बट पहले इन्हें समझते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं इन्हें समझना चाहूँ तो मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये कि सर आप ध्यान से देखो, पहली बात तो वही कि हमें सीधी सीधी बात पता है सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। कमेंट में लिख के मुझे बताते रहिए स्टूडेंट्स कि कहाँ कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं स्टूडेंट, कॉस और सेक। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 3π/2 के कारण क्या हो जाएगा, कॉस। लेकिन क्लियरली सर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, नेगेटिव। अब आपको बातें समझ आ रही सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस 3π/2 प्लस थीटा की अगर आप बात करते हो, तो 3π/2 के कारण कॉस का साइन में कन्वर्ट होना तो तय है। लेकिन सर अगर आप एक बात पे गौर फरमाएं, तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हम प्लस साइन यूज़ करेंगे। ऑफ कोर्स अगर 10 है तो 10 3π/2 के कारण कॉट में कन्वर्ट होना तय है, लेकिन सर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो 10 भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आई होप ये बात समझ आई। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर मैं इसके अलावा, जैसे अगर मैं पूछता हूँ आपसे कॉसिक 3π/2 प्लस थीटा, तो क्या आप मुझे बता सकते हो स्टूडेंट्स, कॉसिक 3π/2, तो कॉसिक 3π/2 के कारण सेक में तो कन्वर्ट होगा। और मुझे पता है स्टूडेंट्स की जो कॉसिक है, ये जो कॉसिक है वो पॉजिटिव नहीं होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता है स्टूडेंट्स क्या कि सेक 3π/2 प्लस थीटा कितना होगा, तो उस पर आप क्या जवाब देंगे, उस पर आपकी प्रक्रिया होगी स्टूडेंट्स क्या कि सेक 3π/2 के कारण सेक कन्वर्ट होगा कॉसिक में। और सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात स्टूडेंट्स की फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो सेक पॉजिटिव ही रहेगा। आई होप ये बातें आपको समझ आ रही हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर मैं देखना चाहूँ कॉट 3π/2
प्लस थीटा की फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं, और कॉट क्लियरली 3π/2 के कारण किस में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स 10 में, और कॉट जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से हमारे वाई एक्सिस के अराउंड घूमने वाले वो सारे एंगल्स होंगे जो मैं बहुत बार आपको हाईलाइट करके बताने, समझाने, रिकॉल करवाने की कोशिश कर रहा था। आई होप आपको याद है, जब चीज़ें वाई एक्सिस के आसपास घूमें तो ऐसी होंगी, है ना। सिमिलरली क्या चीज़ें एक्स एक्सिस पर भी घूम रही होंगी? बेशक एक्स एक्सिस पे भी चीज़ें घूम रही होंगी अगर आप ध्यान से सोचना चाहें। सर एक्स एक्सिस पे कैसे हो रहा होगा? ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, अगर आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखना चाहें स्टूडेंट्स, अगर आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखना चाहें, सिंपल सी वही सारी बातें हम दोहराते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स? 0। ये क्या होता है? π/2। ये क्लियरली क्या होता है स्टूडेंट्स? ये क्लियरली होता है π/2 के बाद पाई, और ये रियली सॉरी, यस ये पाई होता है, और ये होता है 3π/4, रियली सॉरी 3π/2, और ऐसे कहानी चलती चली जाती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर क्लियरली अगर मैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखूँ, है ना, अगर मैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो 0 में कुछ ऐड किया तो वही एंगल होंगे, sin 0 + थीटा cos 0 + थीटा, तो sin थीटा cos थीटा tan थीटा ऐसे चलते चले जाएंगे। तो मैं आपको 0 के बजाय 2π पे समझाता हूँ, और 2π पे समझना इसलिए ज़रूरी है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल मतलब जो रेशियोज होते हैं उनका पीरियड 2π तो होता ही होता है, बस ऑब्वियसली tan एंड cot का पाई में ही आ जाता है, बट अगर आप समझना चाहें तो 2π पे तो सब रिपीट होते ही हैं। मतलब अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ इसे बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, जो बात अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बड़ी सिंपल सी है। अगर मैं इसे 2π पर देखूं, है ना, तो ध्यान से सोचिए स्टूडेंट्स, अगर मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर किया तो 2π + थीटा, क्योंकि 2π क्लॉकवाइज घुमाएं तो 2π + थीटा हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, 2π + थीटा। तो सुनिएगा ध्यान से सर, पहला रेशो आएगा अगर मैं लिखूँ sin 2π + थीटा, तो पहली बात तो सर मुझे जो नज़र आ रही है वो ये कि सर 2π + थीटा मतलब 2π है, प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप हो, 2π पाई का एक मल्टीपल है ना, पाई है तो पाई के कारण साइन ही रहेगा, तो सीधी बात है सर ये कितना हो जाएगा sin थीटा। और चूंकि मैं कह चुका हूँ आपसे बड़ी सिंपल सी बात कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक हैं और उनका एनीवे पीरियड 2π तो होता ही है, तो 2π + थीटा sin थीटा ही होगा, cos 2π + थीटा cos थीटा ही होगा। तो बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, अगर आप लिखते cos 2π + थीटा तो वो भी क्या हो जाना था सर cos थीटा, क्योंकि पहली बात तो 2π के कारण cos रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिग्नेचर की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब क्या होंगे पॉजिटिव। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछता है 10, तो आप 10 2π + थीटा भी क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 10 थीटा। ना सिर्फ ये बल्कि अगर और भी रेशियोज पूछें, जैसे अगर आपसे पूछा जाता है cosec 2π + थीटा, तो ये भी क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? cosec थीटा। एंड सिमिलरली अगर मुझसे कोई पूछता है cot 2π + थीटा, तो मैं उसे भी क्या लिख लूँगा स्टूडेंट्स? cot थीटा। एंड ऑफ कोर्स अगर मुझसे कोई पूछता है sec 2π + थीटा, तो हम उसे क्या लिख लेंगे स्टूडेंट्स? sec थीटा। आई होप ये सारी बातें आपको पता है। मुझे थोड़ा सा ये बताओ स्टूडेंट्स कि अगर मैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहता हूँ तो क्या सोचूंगा? सर अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखें तो एक्स एक्सिस पे हमें दिखता है पाई, तो पाई से सेकंड क्वाड्रेंट में आना है तो पाई से आपको थोड़ा सा क्लॉकवाइज शिफ्ट होना पड़ेगा। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो, पाई माइनस, है ना। और अगर देखना चाहूँ तो अब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे आप लिखोगे साइन क्या? पाई - थीटा, आप लिखोगे कॉस पाई - थीटा, फिर आप लिखोगे 10 पाई - थीटा, है ना। सिमिलरली आप कौन कौन सा एंगल सॉल्व लेंगे स्टूडेंट्स? हम बेशक एक्सप्लोर करेंगे, और कौन सा एंगल हम एक्सप्लोर करेंगे? कॉसेक पाई - थीटा, हम एक्सप्लोर करेंगे सेक पाई - थीटा, और हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे कॉट पाई - थीटा। हम एक्सिस के रिस्पेक्ट में जाना चाह रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है एंगल्स की, तो मैं क्या विजुलाइज करूंगा स्टूडेंट्स? मैं वर्कआउट करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या वैल्यूज होंगी। तो पहली बात तो पाई 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 पाई, तो इनके कारण रेशियोज चेंज नहीं होंगे। मतलब अगर साइन पाई - थीटा है तो सर साइन थीटा ही होगा। और सबसे खुशी की बात कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो कॉसेक पाई - थीटा भी कॉसेक थीटा ही होगा। लेकिन इसके अलावा अब जो रेशियोज होंगे वो बेशक वही होंगे लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। कॉस पाई - थीटा कॉस थीटा, 10 पाई - थीटा सॉरी माइनस कॉस थीटा, 10 पाई - थीटा माइनस 10 थीटा, सेक पाई - थीटा ऑब्वियसली सेक थीटा बट विद अ नेगेटिव साइन माइनस सेक थीटा, कॉट पाई - थीटा कॉट थीटा बट विद अ नेगेटिव साइन यानी माइनस कॉट थीटा। क्या आपको मेरा पॉइंट समझ आया? अब मैं एंगल से अगर थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना चाहूँ और यहाँ पे मुझे पाई दिखता है, तो पाई से मुझे कहाँ जाना होगा? मुझे यहाँ जाना होगा। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। यानी अगर मैं यहाँ जाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा स्टूडेंट? सिंपल सी बात, और थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में पता है कौन कौन पॉजिटिव होता है? सर 10 और कॉट, और थर्ड क्वाड्रेंट पाई में ऐड हो रहा है। तो पाई में अगर कुछ ऐड हो रहा है मतलब आप क्या कर रहे हो सर? आप कर रहे हो साइन पाई + थीटा, है ना। फिर आप क्या कर ले रहे हो सर? आप कर ले रहे हो कॉस पाई + थीटा। फिर आप क्या कर ले रहे हो सर? आप कर ले रहे हो 10 पाई + थीटा। आई होप ये बात समझ आई। ना सिर्फ ये बल्कि इनके रेसिप्रोकल जो आपके रेशियोज होते हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स? अगर साइन कॉस और 10 हमने एक्सप्लोर किया तो साइन के बाद हमारे पास एक कौन दिखता है स्टूडेंट्स? कॉसेक पाई + थीटा, है ना। सिमिलरली सेक कॉस के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कॉस के लिए हमारे पास जो रेशियो होता है दैट इज सेक पाई + थीटा स्टूडेंट्स। और सिमिलरली 10 के लिए जो होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स? कॉट पाई + थीटा।
मैं वैल्यूज़ आपको दिखा देना चाह रहा हूँ कि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके और अब आप अटके नहीं और आप सारी बातें फटाफट रिकॉल कर लें। मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कैसे वैल्यूज़ आने वाली है। बताओ कौन कौन नेगेटिव आने वाला है। आई होप आपको याद है। बड़ी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, जल्दी से सोच के बताओ कि पाई के कारण कुछ चेंज नहीं होना है, बस कॉट और टेन को पॉजिटिव रखना है, बाकी सब नेगेटिव। यानी साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आई होप यू रिमेंबर माइनस साइन थीटा। कॉसेक क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आई होप यू रिमेंबर माइनस कॉसेक थीटा। अब बताओ कॉस क्या हो जाएगा सर, क्लियरली कॉट और टेन ही पॉजिटिव होता है तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। और सेक क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्लियरली माइनस सेक थीटा। बशर्ते अब जब आप टेन और कॉट की बात करेंगे तो प्लस टेन थीटा और कॉट प्लस कॉट थीटा ही होंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट आर ऑलवेज पॉजिटिव। आई होप ये बातें बहुत एम्बिगियस नहीं है आपके लिए, बातें बहुत क्लियरली समझ आ रही है। द मोस्ट क्रूशियल पार्ट स्टूडेंट्स, इस बात को याद रखिएगा, इस पर बहुत ज़रूरी और अक्सर काफ़ी बार डिस्कशन होता है, तो इस बात को याद रखिएगा। अब जो मैं कहने वाला हूँ, अगर मैं देखूँ, अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहूँ एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या करता हूँ, मैं काम करता हूँ इधर से, मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड से नीचे शिफ्ट होता हूँ। तो 2 पाई पे भी देख सकते हो, बट मैं जीरो से आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मतलब जीरो में से कोई एंगल सबट्रैक्ट किया। ये वैल्यू क्या है, ये जीरो है और जीरो से क्लॉकवाइज घूमे, क्लॉकवाइज घूमे मतलब नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा साइन जीरो माइनस थीटा। मतलब आप क्या निकाल रहे हो सर, आप जीरो माइनस थीटा मतलब साइन माइनस थीटा निकाल रहे हो। सिमिलरली आई होप आपको साइन माइनस थीटा का पॉइंट समझ आ रहा है, जीरो इंटू पाई माइनस थीटा है ना। सिमिलरली आप क्या निकाल रहे हो सर, कॉस माइनस थीटा। सिमिलरली सर आप क्या निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो टेन माइनस थीटा। ना सिर्फ ये बल्कि सर आप क्या निकाल रहे होंगे, आप इसके अलावा, इन तीन के अलावा जो और वैल्यूज़ निकाल रहे होंगे वो क्या निकाल रहे होंगे सर, साइन के अलावा आपके पास आता है साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक माइनस थीटा। सर कॉस का भी रेसिप्रोकल आपके पास आता है, वो क्या होता है स्टूडेंट, सेक माइनस थीटा। मतलब ये जीरो माइनस थीटा है स्टूडेंट, समझिएगा। और टेन माइनस थीटा मतलब क्या स्टूडेंट्स, कॉट माइनस थीटा। ये बेसिकली क्या लिखे हैं स्टूडेंट्स, जीरो इंटू पाई माइनस थीटा, मतलब पाई का एक इवन मल्टीपल। अगर हम देखें जीरो को थोड़ी देर के लिए एक इवन नंबर के तौर पर, है ना। तो अगर इस कहानी को अगर मैं समझना चाहूँ तो मुझे क्या दिख रहा है सर, सर साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, पाई का एक मल्टीपल, पाई माइनस पाई इंटू जीरो माइनस थीटा। तो पहली बात तो पाई के कारण साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक कॉट वही रहेंगे। दूसरी बात, चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं आप और कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। आई होप आपको बात समझ आई। कॉसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस कॉसेक थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं आगे जाकर भी आपको काम आएगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 12th स्टैंडर्ड में आप टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ भी ये काम आएगी। कॉस माइनस थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स, कॉस थीटा। सेक माइनस थीटा भी ऑफकोर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, सेक थीटा। टेन माइनस थीटा ऑफकोर्स हम लिखेंगे माइनस टेन थीटा स्टूडेंट्स। आई होप ये बातें आप रिकॉल कर पा रहे हैं। और कॉट माइनस थीटा को भी हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ कॉट थीटा। तो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट से रिजल्ट है स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बात बहुत काम आने वाली है, इन पर बहुत सारी बातें बनेंगी। चाहे तो आप इस वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आई होप ये दोनों चीज़ें आपने अच्छे से समझी, इन पे कोई डाउट, कन्फ्यूजन या क्वेरी नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अब हम ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। और मैं कहूँगा या तो आप इनके थ्रू ग्राफ्स को समझ सकते हो, ग्राफ्स के थ्रू इनको समझ सकते हो, या मैं तो कहता हूँ कि ग्राफ्स को तो हम पहले ही समझ चुके हैं सर। जब मैंने पढ़ा था सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, तो फंक्शंस पढ़ाते वक्त मैंने बहुत बार कहा था कि इन ग्राफ्स को याद रखने से बहुत मैजिकल सी चीज़ें होंगी और इनसे हम बहुत सारी चीज़ें वर्कआउट कर रहे होंगे। तो उसी ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग को अब हम शुरू करते हैं। देखो, मेजरली ग्राफ बनाने का जो बेसिक सा आइडिया होता है वो क्या होता है सर, कि पॉइंट्स निकाले जाते हैं और उन पॉइंट्स को, उन डॉट्स को कनेक्ट किया जाता है। उन डॉट्स को कनेक्ट करते हुए आप वैल्यूज़ फिगर आउट करते हो। तो आई होप आपको याद है हमने वैल्यूज़ सीखी हैं, ये टेबल बनाना हमने सीखा है, कि हमने कुछ स्टैंडर्ड सी वैल्यू सीखी है। मैं तो कहता हूँ स्टूडेंट्स, आई होप आपको याद होगा कि आप कुछ स्टैंडर्ड सी वैल्यूज़ याद रखिए। आप अगर 0, पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 4, पाई बाय 2, अगर आप और पाई, मतलब बेसिकली इतनी वैल्यूज़ भी याद कर ले तो बात बन जाएगी। तो जितना मुझे पता है स्टूडेंट्स, हम सोच पाते हैं कि साइन एक्स कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा होता है, और अगर साइन एक्स कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा होता है, ये एंगल्स आप निकाल सकते हो, क्योंकि साइक्लिसिटी, पीरियोडिसिटी और क्वाड्रेंट थ्योरी अप्लाई करके ये एंगल्स कुछ नहीं है, इन्हीं एंगल्स के एक्सटेंशन से स्टूडेंट्स। तो आई होप आप निकाल सकते हो चीज़ें। और अगर आप वैल्यूज़ को अच्छे से रीड करोगे, अच्छे से स्टडी करोगे, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ बहुत ही मज़ेदार सा बनता हुआ पाओगे, जिसे हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। बट स्टिल इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड, इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि साइन एक्स कैसे बिहेव करता है। आई होप आपको याद है सारी बातें, सारी बारीकियाँ, सारे बेसिक्स की सर जितना मुझे याद है साइन एक्स के ग्राफ की अगर मैं बात करूँ, तो साइन एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस पे नेगेटिव इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सब जगह एग्जिस्ट करता है। बट एक ज़रूरी बात, जैसे मैं इसे याद रखता हूँ कि साइन 0 0 होता है, तो जैसे साइन एक्स का ग्राफ 0 से पास होता है और ऐसा चलता चला जाता है। और ये साइनोसोडल वेव जो है, ऐसे ही सर कॉस एक्स का ग्राफ बनता है, बट छोटा सा माइन्यूट सा चीज़, कि जो वेव आती है, जो एक वेव जो आती है वो 0 से पाई तक की होती है, मतलब पाई डिस्टेंस की होती है। कॉस में भी डिस्टेंस पाई होगा, लेकिन वो कैसे शिफ्ट होगा वो मैं सीखूंगा। और साइन एक्स और कॉस एक्स, ये जो फंक्शन है स्टूडेंट्स, इन फंक्शंस की मैंने आपसे बात की कि पीरियोडिक फंक्शन है और इनका पीरियड होता है 2 पाई। तो बेशक आप इसे याद रखिए कि जैसा ये 0 से 2 पाई तक बना,
जैसा ये 0 से 2 पाई बना, अब वैसा ही 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 6 पाई, या -2 पाई से 0, या फिर -4 पाई से -2 पाई, इस तरीके से बनता चला जाएगा। और सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात स्टूडेंट्स कि जब आप बहुत अच्छे से डिटेल में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि साइन x जो है वो -1 से 1 के बीच ही होता है। तो डोमेन और रेंज के कॉन्टेक्स्ट में तो हम बात कर चुके हैं, बट मेजरली जब आप पॉइंट्स या डॉट्स को कनेक्ट करें तो साइन x का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। एक और बात आई होप आपको मैं रिकॉल करवा दूं, कुछ इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स कि हमें पता है साइन एक्स एक ऑड फंक्शन होता है। चूंकि ये एक ऑड फंक्शन है तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होगा। याद है सारी बातें स्टूडेंट्स, ऐसा जा रहा है तो एग्जैक्टली ऐसा। और चीज़ें बहुत साधारण सी हैं, बहुत सिंपल सी। जैसे साइन एक्स की अगर पीक की बात करूँ तो पीक इसे मिलता है π/2 पर, मतलब अगर इस दौरान बात करें तो π/2 पे 1 होता है। सिमिलरली अगर आप -π/2 पर देखें तो क्लियरली कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, -1। चीज़ें ऐसी चलती चली जाती हैं और सारे पाई के मल्टीपल्स पे 0 होता है। कुछ सिंपल से ऑब्जर्वेशंस मैं आपको देना चाह रहा हूँ ताकि आप बातें याद रखें। जैसे साइन 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, या फिर -पाई, -2 पाई, ये सब 0 होते हैं। मतलब ग्राफ देख के आप बहुत सारे रिजल्ट डिराइव कर सकते हो, आप ग्राफ देख के बहुत सारी बातें पता कर सकते हो। और ग्राफ देखकर टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस को सोचने का एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिलता है। मतलब स्टैंडर्ड अप्रोचेस होती हैं बट आप ग्राफ के थ्रू और भी तरीकों से आंसर्स निकाल सकते हो। इस बारे में हम बहुत बार बातें करेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस के थ्रू। बट मेरा पूरा यकीन है कि आप साइन एक्स का एक रफ सा डायग्राम या एक रफ सा ग्राफ समझ पाए, जिसको एक स्टैंडर्ड मैनर में आपके सामने बनाया गया है कि ये कुछ ऐसा चलता है। तो आज बेसिकली लेक्चर में मेजरली डेडिकेटेडली हम पढ़ रहे हैं सारे फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे होते हैं और इनके ग्राफ्स। और आई होप इनके ग्राफ से रिलेटेड जो भी सारी बातें हैं आपको पता है। सिमिलरली हमने सीखा है कि साइन और कॉस थोड़े से एक दूसरे के लिए कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री। यानी जैसा साइन है थोड़ा सा कॉस शिफ्ट होकर चलता है 90 डिग्री से। यानी कि अगर साइन 0 था तो कॉस 90 0 होता है ना। अगर साइन 91 था तो कॉस 01 होता है, यानी वो चलता है। कॉस 30 जो होता है वो साइन 60 होता है, जो साइन 60 होता है वो कॉस 30 होता है। साइन 45 कॉस 45 सेम होते हैं। जैसा साइन 0 होता है कॉस 90 होता है, और जैसा कॉस 0 होता है साइन 90 होता है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली थ्योरी। अगर इस तर्ज पे आप कॉस एक्स का ग्राफ प्लॉट करें, है ना, अगेन मैं कहूँगा कि वो बेसिक सी इंपॉर्टेंट सी वैल्यूज याद रखिए। ये वाली एक छोटी सी वैल्यू और यहाँ पर ऐड कर लीजिए कि कॉस π/4 अगर वो होता तो 1/√2 होता। सिमिलरली आई होप आपको बातें याद हैं कि अगर आपको यहाँ पे साइन π/4 भी होता तो वो भी कितना होता है 1/√2। एंड आई होप यू रिमेंबर हमने टेबल बनाना सीखी और मैंने आपको एम्फेसाइज किया था इस बात पर, बहुत इंसिस्ट किया था कि सारी वैल्यूज़ इतनी याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको तो हम क्वाड्रेंट्स के थ्रू याद रखेंगे। मतलब अगर मैं बॉयल डाउन करूँ सिंपल सा फैक्ट कि आपको क्या याद रखना है, तो आपको सिंपल सी बातें याद रखनी है स्टूडेंट, 0, 30, 45, 60 एंड 90। और अगर इनको रेडियंस में आप देखें तो दैट्स 0 रेडियन। ये कितना होता है 30 यानी π/6 रेडियन। ये कितना होता है π/4, 60 डिग्री यानी π/3 और 90 डिग्री यानी π/2। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स कौन कौन से रेशोज़, मैं अगर बात करूँ आपसे तो सिर्फ 3 रेशोज़, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। बस इन वैल्यूज़ को याद रखिएगा, इनसे सारी बातें बन जाएंगी, बस इतनी से। वैसे तो हमने सीखा है साइन ही याद रख लें तो कॉस और टेन, और एक टाइम के बाद तो अमूमन लोगों को ये सारी बातें याद हो जाती हैं, सारी वैल्यूज़ याद हो जाती हैं। तो प्लीज़ इन्हें याद रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, अच्छे क्वेश्चंस करिए, आप ग्रेजुअली सारी वैल्यूज़ सीख जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो घबराने या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं इस पार्ट को वर्कआउट करूँ और आगे ले जाकर चीज़ें देखना चाहूँ तो क्या हम cos x का ग्राफ फिगर आउट कर सकते हैं? बहुत ही स्टैंडर्ड सा ग्राफ है। मैं चाहता हूँ कि कमेंट में लिख के बताओ कि cos x और sin x के ग्राफ में क्या डिफरेंस आता है। स्टूडेंट जल्दी से मुझे लिख के बताओ और फिर हम यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन साइन और कॉस के ग्राफ में कमेंट में लिखकर। स्टूडेंट्स क्विकली टेल मी। आई होप ये पार्ट आप फिगर आउट कर पा रहे हो कि cos x और sin x में मेजर डिफरेंस क्या है एज फार एज इनका ग्राफ वाला पार्ट इज कंसिडर्ड। आई होप यू नो कि सर अगर मैं सीधे सीधे देखना चाहूँ तो मेरे पास एक मेजर सा ऑब्जर्वेशन ही आता है। सर अगर ये y एक्सिस है और अगर ये x एक्सिस है तो cos x हम जानते हैं स्टूडेंट्स एक इवन फंक्शन होता है, और cos x अगर एक इवन फंक्शन होता है तो हम क्या सोचेंगे, सोच के बताइए। सर ये कुछ ऐसा बिहेव करता है, ये कुछ ऐसा चल रहा होता है ना, ये कुछ ऐसा सा चल रहा होता है। मतलब इससे मैं थोड़ा सा और प्रॉपर्ली ड्रॉ करूँगा तो ये कुछ ऐसा सा ग्राफ चल रहा होता है। बहुत प्रॉपर्ली आई हैव नॉट बीन एबल टू ड्रॉ इट, बट आई होप मेरा मोटिव, मेरा पॉइंट आप समझ पा रहे हो। ये क्या कहना चाह रहा हूँ इस बात को बहुत ध्यान से। इसमें भी बेशक इसका जो पीरियड है स्टूडेंट्स वो 2 पाई ही होता है, बट यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो 0 पर ही 1 हो जाती है और फिर π/2 पे 0 होता है और पाई पर ये स्टूडेंट्स -1 होता है। कुछ स्टैंडर्ड सी वैल्यूज है जो आप याद रखें, जैसे -π/2 पर ये वापस क्या होता है 0 और पाई पर वापस क्या होता है -π पर ये वापस -1 होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स वापस वही बात कि ये -1 से 1 के बीच रिवॉल्व होता है। सबसे खास बात अगेन इसका पीरियड है 2 पाई, यानी अगर आप ध्यान से देखें तो जैसा ये यहाँ से यहाँ तक है, जैसा ये 0 से बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसा ये 0 से 2 पाई तक है ये जो पोर्शन है,
वैसा का वैसा ही बार बार इटरेट होगा, यही पोर्शन बार बार रिपीट होगा। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो, है ना। बहुत ज़रूरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये पोर्शन बार बार रिपीट होगा, यानी ये पार्ट इसका वो पार्ट है जो एक यूनिक पार्ट है, और यही पार्ट बार बार रिपीट होगा, ये पार्ट बार बार इटरेट होगा, यहीं से साइक्लिसिटी जनरेट होगी। तो अगेन ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड है 2 पाई, इवन फंक्शन है। कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है जो फंक्शंस के दौरान की है, बट रिकॉल कर लेने में कोई बुराई नहीं है। सो दिस इज हाउ एक रफ जो ग्राफ बनेगा cos x का वो कुछ ऐसा दिखेगा। ऑल्दो अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ सीधे सीधे तो cos x का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा स्टूडेंट्स। मेजरली जो बातें मैं चाहता हूँ आप याद रखें वो ये -1 से 1 के बीच रिवॉल्व होता है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इन पॉइंट्स पर वो 1 -1 -1 चलता रहता है। अगर ये पैटर्न भी ऑब्जर्व करना है तो आप एक और बात देख पाओगे कि सर जब भी पाई का हमारे पास ऑड मल्टीपल होता है, जब भी पाई का ऑड मल्टीपल होता है ये -1 हो जाता है। आई होप आपको बात समझ आ रही है। और जब भी पाई का इवन मल्टीपल होता है +1 हो जाता है। आई होप ये भी बात आपको समझ आ रही है। और π/2 के हर मल्टीपल पे, π/2 के मतलब इवन मल्टीपल पे तो फिर पाई ही बन जाना है, π/2 के हर ऑड मल्टीपल पे ये 0 ही होता है। आई होप आपको नजर आ रहा है, ये हमेशा उसमें 0 ही से पास हो रहा होता है, मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से ऑब्जर्वेशंस, इन्हें याद रखने से आप बहुत सारे जनरलाइजेशन सीख पाएंगे, बहुत सारी बातें याद रख पाएंगे। तो आई होप ये ग्राफ याद रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब मैं समझाऊंगा तो मैं ग्राफ के थ्रू उसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और मैं कहूँगा कि देखो ग्राफ में ऐसा होता था इसलिए यहाँ पर ऐसा होता है, क्योंकि ग्राफ से चीज़ें विजुलाइज करना बहुत आसान होता है। तो आई होप आपको cos x का ग्राफ बहुत डिटेल्ड मैनर में क्लियरली समझ आए कि चीज़ें ऐसे कैसे हो रही हैं और इन्हें कैसे करना है। यहाँ तक कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एंड आई होप यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूँ और अब अगर मैं शिफ्ट करूँ 10x की तरफ, तो आई होप ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ पता है आपको। अगर 10x में हम देखना चाहें सर, अगर मैं 0 से पाई तक भी देखूँ, स्टैंडर्ड सी वैल्यूज़ देखना चाह रहा हूँ, आई होप यू रिमेंबर कि सर 0 से π/6 π/4 π/3 ये वैल्यूज़ 1 1/√3 1/√3 चलती है, फिर उसी तरीके से नेगेटिवली शिफ्ट हो रही होती हैं, फिर 0 तक आ रही होती हैं। हमारा ऑब्जर्वेशन ये रहता है कि सर -π/2 से π/2, मतलब अगर आपको मैं 10x का एक मोटा मोटा ग्राफ विजुलाइज करवाऊँ, है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये सारी बातें हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी डिटेल में पढ़ी हैं, बट इन्हें फॉर द सेक ऑफ गेटिंग दम कंप्लीटेड फॉर्मली हम इन ग्राफ्स को बहुत अच्छे से विजुलाइज कर लेना चाह रहे हैं, ताकि हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ डिटेल में पता हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्टली इसी चैप्टर से अपनी शुरुआत करता है, विच आई यूजुअली डोंट रिकमेंड, आप सिस्टमैटिकली ही फॉलो करिए, बट फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट्स इस चैप्टर को देखना शुरू करता है तो उन्हें समझ आए चीज़ें कैसी होती हैं। आई होप आपको याद है 10x बड़ा ही सॉर्टेड सा फंक्शन है, 0 π/2 और -π/2। अगर आप मैं इस जोन में देखूँ तो इस जोन का ही इटरेशन बार बार हो रहा होता है, और 0 से π/2 में कैसा होता है सर, ये कुछ ऐसा उठ रहा होता है, और 0 से -π/2 से 0 में कुछ ऐसा गिर रहा होता है। हमको एक बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन पता है स्टूडेंट्स कि अगर मैं π/2 को अप्रोच करूं, अगर मैं π/2 को अप्रोच करूं इस तरफ से, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरफ जा रहा होता है, यानी वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है। सिमिलरली अगर मैं -π/2 को अप्रोच करूं इस तरफ से, एक्स एक्सिस पे इधर से मैं -π/2 तक जाऊं, तो ये ग्राफ -इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स। मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, बड़ी साधारण सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इस दौरान, फिर वापस अगर आप π/2 से जाएंगे तो पाई पे वापस ये 0 हो जाएगा, और 3π/2 तक जाते आते वापस यही पोर्शन इटरेट होगा, मतलब यही बात वापस दोहराई जाएगी, यानी वापस वही कहानी ऐसी और ये कहानी ऐसी, और सेम बात बार बार इधर भी। यानी अगर आप यहाँ भी देखें -π/2 से -3π/2 या फिर -3π/2 से -π/2, तो -π से ऐसा गुजर रहा होगा और -π से पहले ऐसा गिर रहा होगा, तो ये यही पोर्शन बार बार रिपीट होगा। अगेन ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, और अगर इस पीरियोडिक फंक्शन में आप इसके पीरियड की अगर बात करें तो इस बार फॉर्चुनेटली इसका पीरियड होता है पाई, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक होता है। अभी पे सारी बातें पता है। और मेजर पार्ट जो मैं देखना चाह रहा हूँ वो ये कि ये जो चंक है, ये वो मेजर चंक है जो बार बार रिपीट होगा। आई होप आपको ये बात याद रहेगी, यही पार्ट बार बार रिपीट होगा, तो यही इटरेट होगा, है ना। कुछ और अगर पैटर्न्स ऑब्जर्व करना चाहें, कुछ इंपॉर्टेंट से रिजल्ट्स अगर मैं डिराइव करना चाहूँ, तो कुछ खास बातें अगर मैं इसको लेकर कहना चाहूँ, तो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन ये कि ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, π/2 3π/2 या फिर -π/2, है ना, -3π/2 π/2 के ऑड मल्टीपल्स पर नॉट डिफाइंड होता है, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है सर, 10x का ग्राफ अगर मैं इस तरीके से देखूँ तो एक ऑड फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है ना। एक और सबसे खास और सबसे ज़रूरी ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स ये कि 10x का पीरियड, जैसे साइन और कॉस का पीरियड 2 पाई था, 10x का पीरियड फॉर्चुनेटली सिर्फ पाई ही है, क्योंकि यही वैल्यू -π/2 से पाई जो डिस्टेंस है ये पाई है, फिर वापस पाई डिस्टेंस की वही वैल्यू वापस रिपीट हो रही है, तो 10x का जो पीरियड होगा दैट विल बी पाई। एक और खास बात स्टूडेंट्स, हमने फंक्शंस के दौरान ऑल्दो डिस्कस किया है, बट यहाँ पर और क्लैरिटी लेने के लिए आई होप डोमेन और रेंज आप जानते हैं कि साइन और कॉस के पास जो डोमेन का मसला था वो क्लियरली -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जा रहा था, लेकिन जो रेंज थी वो -1 से 1 तक ही थी।
कॉस में भी यही बात थी स्टूडेंट्स, अगर हम याद करें कि कॉस में भी अगर डोमेन और रेंज बात करूं तो कॉस भी एक्स एक्सिस पर तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक गया है, लेकिन वाई एक्सिस पर वापस वो -1 से 1 तक ही रहा। तो साइन एक्स और कॉस एक्स फॉर्चुनेटली उनकी डोमेन होती है ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, बट उनकी रेंज जो होती है वो -1 से 1 तक होती है। ये बातें हम कर चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं 10x की बात करूं तो फॉर्चुनेटली 10x में बहुत खास बात होती है स्टूडेंट्स कि 10x में बेशक आप एक्स एक्सिस पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज ट्राई कर सकते हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कंसिडरिंग वाई एक्सिस ये अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। ये -1 से 1 तक नहीं होता है जैसे साइन और कॉस होते हैं, ये फॉर्चुनेटली माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, इस बात को याद रखिएगा। और ये पैटर्न्स हमने कैसे देखे, पैटर्न्स हमने देखे ये 1 to 1 वैल्यूज़ को कनेक्ट करके, मतलब हमने क्या निकाला, कुछ स्टैंडर्ड सी वैल्यूज़ निकाली और इन वैल्यूज़ पर डॉट्स कनेक्ट किए, इन पॉइंट्स को कनेक्ट किया और एक कर्व बना और उस कर्व को हमने वो ग्राफ बना के दे दिया। खैर हमने और आगे देखते चले गए तो पैटर्न फिर से रिपीट हुआ, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शंस हैं, साइक्लिसिटी दिखती है, याद है ना क्वाड्रेंट की थ्योरी स्टूडेंट्स, बार बार सेम बातें बार बार निकल के आती है, तो उस जरिए से हम फिगर आउट कर पाए चीज़ें। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। यही नहीं स्टूडेंट्स, अगर आप वही बातें मेरी अगर समझना चाहो ना, जब मैं कहता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो देखो आप साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा है, पॉजिटिव। आप 0 से π/2 तक देखो पॉजिटिव। खैर हम क्यों कहते हैं साइन एक्स पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में भी, क्योंकि π/2 से π तक भी देखो आप साइन एक्स पॉजिटिव है। अब बात समझ पा रहे हो, पाई से 3π/2 तक साइन एक्स नेगेटिव है और 3π/2 से 2π तक साइन एक्स नेगेटिव है। तो ये सारी बातें यहीं से तो निकल के आ रही हैं, है ना। तो क्वाड्रेंट एक टूल है जो कि हमने इन ऑब्जर्वेशंस को जनरलाइज करके बनाया, है ना। सिमिलरली आप देखो स्टूडेंट्स कॉस एक्स वाला ग्राफ, अगर मैं कॉस एक्स की बात करूं तो हमारा कॉस एक्स का ग्राफ है, तो हम क्या कहते हैं, सिर्फ सारे ही रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो आप देखो ना कॉस एक्स भी 0 से π/2 तक क्या है, पॉजिटिव। लेकिन सर कॉस एक्स जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो देखो नेगेटिव है, वो एक्सिस के नेगेटिव पार्ट पर एक्स एक्सिस के नीचे है। सर थर्ड क्वाड्रेंट में भी माइनस पाई से 3, मतलब ये अगर मैं बात करूँ पाई से 3π/2, थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये नेगेटिव होता है। लेकिन सर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे 3π/2 से 2π तक देखोगे, यहाँ पे वापस पॉजिटिव होता है। यही तो बातें हमने सीखी हैं स्टूडेंट्स। आई होप ये सारी बातें आप रिकॉल कर पा रहे हो। सर 10x में क्या ऑब्जर्वेशन है आपका, आप देख लो स्टूडेंट्स 10x का ग्राफ जल्दी से। 10x के ग्राफ में अगर मैं चीज़ें ऑब्जर्व करना चाहूँ सर, तो क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं थ्योरी डिराइव करूँ, तो सर पहली बात तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से π/2 में सब क्या होते हैं सर, पॉजिटिव। 10 भी है 0 से π/2 में, 10 जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है ना, y की पॉजिटिव साइड पर ही है। लेकिन सर अगर आप कहना चाह रहे हो माइनस मतलब प्लस π/2 से π तक, तो ये क्लियरली सेकंड क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट है। और यहाँ पर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे है, मतलब यहाँ नेगेटिव होता है। लेकिन याद करो स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई से 3π/2 तक, पाई से 3π/2 तक 10x कैसा होता है स्टूडेंट्स, वापस पॉजिटिव। क्या आपको ये बात समझ आई। और बेशक अगर अब मैं 3π/2 से π तक मतलब 2π तक जाऊँ, तो वापस फोर्थ क्वाड्रेंट और वहाँ पे 10x वापस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो क्या है, सारे जनरलाइजेशंस, ये सारे रिजल्ट्स आपको समझ आ रहे हैं, सब कहीं ना कहीं कैसे इंटरलिंक्ड है। और वो टूल कितना इंपॉर्टेंट है, वो टूल कितना मतलब कितना सटल और कितने अच्छे और कितने जनरलाइज से बहुत डायरेक्ट रिजल्ट देता है आपको, सिर्फ एक अच्छे से टूल की हेल्प से। मतलब उस टूल से हम कितने सारे निकाल सकते हैं। तो वो क्वाड्रेंट का जो हमारा कंसेप्ट है, जिसके तो हम जल्दी से कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी एंगल की कोई भी वैल्यू कितनी आसानी से फिगर आउट कर सकते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर, वो टूल कितना एफिशिएंट और कितना इफेक्टिव टूल है। इस टूल को याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। विद दैट स्टूडेंट्स अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, अब अगर मैं आता हूँ एक और ग्राफ पर, ये 10x का हमारा, ये मैंने आपको एक रफ सा डायग्राम बनाया था। खैर अगर उसका मैं स्टैंडर्ड वर्जन देखूँ तो चीज़ें ऐसी चल रही होती है। रिजल्ट्स आई होप याद है। 10x में हम यही बात करना चाह रहे हैं कि 10x में आपका जो डोमेन होगा वो भी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा, रेंज भी -1 से 1 तक रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा साइन और कॉस की तरह, वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक ही चलेगा। और ये सारे क्लियरली स्टूडेंट्स आई होप यू रियलाइज मैनी टू वन फंक्शंस हैं। मैनी टू वन याद है ना स्टूडेंट्स, मैनी टू वन मतलब कैसे फंक्शंस, याद करिए x की मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए y की सेम वैल्यू, और होना तय है ना, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियोडिक फंक्शंस मैनी टू वन ही होते हैं। आई होप ये भी बात आपको याद है। इसी कहानी को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो आई होप ये सारे कंसेप्ट पता है, हम बातें कर चुके हैं कि क्लियरली ये कहाँ जीरो होता है। सर ये हमेशा पाई के मल्टीपल्स पे जीरो होता है, मतलब 0 पे 0 है, पाई पर 0 है, 2π पर 0 है, -π पर 0, इस तरीके से पाई के सारे मल्टीपल्स पर ये 0 होता चला जाएगा। आई होप ये बात आप याद रखेंगे। इसी के साथ अब अगर मैं आगे बढ़ूँ और अगर मैं ऑब्जर्वेशंस बनाऊँ, तो सर एक और शानदार सा ऑब्जर्वेशन है। 10 के बाद कॉर्ड देख लेते हैं, फिर सेक और फिर कॉसेक देखेंगे। अब हम ऐसे चल रहे हैं। मैं एक सिंपल सा पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, आप ऐसे याद रखो। सर हमें क्या पता है, हमें ये पता है सर कि अगर मैं कॉटेक्स की बात आपसे करूँ तो ये होता है 1/10x। सर अगर मैं कुछ मेजर से पॉइंट्स बताऊं, मतलब 10x के बारे में क्या मुझे पता है सर 10x क्या क्या होता है सर, 10x 0 होता है। फिर अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जैसे 30 मैं कुछ इंपॉर्टेंट से ऑब्जर्वेशन आपको बताऊं, जैसे 10-0, तो 10-0 क्या होता है सर, 0। 10-30 क्या होता है सर, 10-30 होता है 1/√3। 10-45 कितना होता है सर, वो होता है कितना
तो वो होता है 1। सर 1060 कितना होता है? सर 1060 की बात करें तो हो जाता है √3। और 1090 कितना होता है? सर 1090 होता है नॉट डिफाइंड, जिसे आप इन्फिनिटी से डिनोट करते हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ चूंकि इसका रेसिप्रोकल है, चूंकि ये रेसिप्रोकल है, और हम तो जानते हैं सर टेन और कॉट अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में डील करते हैं, तो मैं 1090 माइनस थीटा को कॉट थीटा ट्रीट करता हूँ। मतलब सर हमें पता है अगर 10 0 मैंने निकाला तो कॉट 0 कितना होगा? 1/10 0। 10 0 कितना है? 0। तो कॉट 0 कितना हो जाएगा? ये अगर मैंने बात की सारे किसकी स्टूडेंट्स, टेन थीटा की, है ना। ये आपका थीटा था, जिसे अगर मैं रेडियंस में समझाऊँ तो 0, π/6, π/4, ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स। और ये अब आई होप वैल्यूज आपको याद हो चुकी हैं। और अगर मैं इसी कहानी को कॉट के कॉन्टेक्स्ट में समझाना चाहूँ, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कॉट थीटा कैसे बिहेव करेगा, तो आई होप आपको नजर आ रहा है वो उसका क्लियरली रेसिप्रोकल है। तो 10 0 0 तो कॉट 0 क्या होगा? 1/0। 1/0 मतलब क्या सर? नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। अगर 10 30 है 1/√3 तो कॉट 30 कितना होगा? 1/1/√3। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? √3। और देखो ना, अब जो 1030 होगा वही कॉट 60 होगा, या जो कॉट 30 होगा वही 1060 होगा। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। सिमिलरली 1045 कॉट 45 दोनों 1 होंगे, क्योंकि 1/1 या तो इस तरीके से निकाल लो, या फिर 1090 माइनस 45 कॉट 45 ऐसे निकाल लो। आई होप आपको बातें समझ आ रही। सिमिलरली जो 1060 होगा, जो 1030 होगा वही कॉट 60 होगा। तो अगर ये 1/√3 है तो ये भी 1/√3। और जहाँ पे 10 इन्फिनिटी होता है वहाँ पे 0 होता है। मैं ये क्यों समझाना चाह रहा हूँ? मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि 10 और कॉट के ग्राफ में सिमिलैरिटी है। 10 और कॉट के ग्राफ काफ़ी हद तक चीज़ें सेम ही दिखाते हैं, बस रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, बस रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। और अगर रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं तो क्या आप मुझे कॉट के ग्राफ का थोड़ा विजुअलाइजेशन बता सकते हो? आपको समझ आ रहा है वही ग्राफ है, वैसा ही। अगर मैं आपको एक स्टैंडर्ड सा आइडिया देना चाहूँ तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि कॉट के ग्राफ में चीज़ें बदलेंगी नहीं, कॉट में चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं बदलेंगी। अगर आप ध्यान से देखें, बस कॉट में ग्राफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे साइन और कॉस में ग्राफ शिफ्ट होता है ना, वैसे ही 10 और कॉट में भी ग्राफ शिफ्ट होता है। और वैसे ही सेक और कॉसिक में भी ग्राफ आइडेंटिकल होगा, बस शिफ्ट होगा। मतलब साइन और कॉस विल बी आइडेंटिकल, बस शिफ्टिंग हो जाएगी थोड़ी सी एक्स एक्सिस पर। 10 और कॉट भी आइडेंटिकल होंगे, बस रिफ्लेक्ट होकर शिफ्ट हो जाएंगे। और सेम विल हैपन विल कॉसिक एंड सेक एज वेल। तो क्या होने वाला है? जैसे 10 का ग्राफ देखा ना स्टूडेंट्स, ऐसे होकर ऐसे जाता था, कॉट का ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा होगा। मतलब अगर मैं कॉट के ग्राफ का एक हल्का सा जेनरिक सा आइडिया आपको देना चाहूँ तो कॉट का ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा। हालांकि ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही होगी। आई होप ये ऑब्जर्वेशन तो आपको पता है। तो कॉट यहाँ पे क्या होगा? अगर ये 0 है तो ये होगा π/2। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। मैं जो बात आपको कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, है ना, इसको मैं थोड़ा सा और प्रॉपर्ली बना देता हूँ। हालांकि है वो तो रफ डायग्राम, बट फिर भी मैं थोड़ी सी आपको एक स्टैंडर्ड से क्लैरिटी देता हूँ। जैसे अगर ये है 0, ये है π/2 और ये है π, तो कॉट में भी अगर आप ऑब्जर्वेशन देखें बहुत ध्यान से तो बस रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। जैसा 10 था उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन वो शिफ्ट हो जाएगा। तो वो अगर शिफ्ट होगा तो वो कुछ ऐसा जाएगा। पहली बात तो ये स्टूडेंट्स, पहला ऑब्जर्वेशन ये। और दूसरी बात, ये भी बार बार अपने आप को रिपीट करेगा। जैसा ये 0 से π में है, वैसे ही π से 2π में होगा, वैसा ही -π से 0 में होगा, वैसे ही -2π से π में होगा। सेम बातें बार बार रिपीट होती चली जाएंगी। बस इसी तरीके से यही भी ग्राफ पीरियोडिक ही है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सारे पीरियोडिक होते हैं स्टूडेंट्स। और अगर 10 की तरह कॉट की भी अगर आप बात करें तो कॉट का भी पीरियड स्टूडेंट्स π ही होता है। तो ये जो मेजर चंक है स्टूडेंट्स, ये वाला जो चंक है, ये चंक अपने आप को बार बार दोहराता है, ये बार बार अपने आप को रिपीट करता है। आई होप ये भी बात आप याद रख पाएंगे। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, एक और सबसे खास ऑब्जर्वेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि इसमें भी अगर आप डोमेन देखें तो क्लियरली कहाँ से कहाँ तक आता है सर? सिर्फ -∞ से +∞ तक जाता है। तो जैसे साइन कॉस 10 कॉसिक सेक सब हैं, उसी तरीके से सेक और कॉसिक में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। कॉट और 10 में डोमेन में बस एक छोटा सा चेंज स्टूडेंट्स। 10 में जब आप डोमेन देखोगे तो एक हल्का सा माइन्यूट सा चेंज आएगा कि जब आप 10 का डोमेन देखते हो तो 10 के डोमेन में इन वैल्यूज पर प्रॉब्लम है। π/2, 3π/2, 5π/2। मतलब 10 के डोमेन या कॉट के डोमेन में आप π/2 के ऑड मल्टीपल्स नहीं ले सकते। याद रखिएगा। मतलब अगर मैं 10 के डोमेन की बात करूं, मैं 10x के डोमेन की बात करूं, अगर बहुत ध्यान से सुने स्टूडेंट्स, तो ये डिफाइंड है x की सारी वैल्यूज़ के लिए। बट ऑफ कोर्स अब वो वैल्यूज़ हटा देंगे जहां पर आपको π/2 के कैसे मल्टीपल्स मिल रहे होंगे? ऑड मल्टीपल्स। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। π/2 के जब भी ऑड मल्टीपल्स आएंगे वो वैल्यूज़ आप डिस्कार्ड कर दोगे, है ना। मतलब यहाँ पे जो भी ये n है, n सारे क्या हैं स्टूडेंट्स? इंटीजर्स। आई होप आप ये बात याद रखोगे। मतलब π/2 के सारे ऑड मल्टीपल्स हटाने होंगे, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि देखो ना, π/2 पे नॉट डिफाइंड हो जा रहा है। सेम कॉट में भी हल्की सी एक प्रॉब्लम है। कॉट बहुत अच्छा फंक्शन है सर, कॉट बहुत सॉर्टेड सा चल रहा था, लेकिन कॉट ने यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। कॉट ने कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट की? अगर आप ऑब्जर्वेशन देखें स्टूडेंट्स, तो जहाँ 10 0 हो रहा है वहाँ कॉट नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि जहाँ 10 0 हो रहा है कॉट क्या होगा? 1/0। तो वहाँ 10, जहाँ 0 है वहाँ कॉट नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यानी अगर आप 10 में कॉट में देखें तो कॉट 0,
कॉट पाई, कॉट 2 पाई, ये सब नॉट डिफाइंड होंगे। अगर मैं कॉट के डोमेन की बात करूँ तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा। दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर रियल नंबर्स, बट ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर सारे पाई के मल्टीपल्स हटाने पड़ेंगे। और एन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एन एक इंटीजर है। अब आपको बात समझ आ रही है? तो कोई भी एन पाई, मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, 0 इंटू पाई, है ना, ये सारी वैल्यूज पर कॉट डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन अगेन 10 की तरह अगर मैं कॉट की बात करूं तो कॉट की रेंज भी बहुत सॉर्टेड सी स्टूडेंट्स। कॉट की रेंज भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारे रियल नंबर्स लेती है। ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो पीरियड होता है स्टूडेंट्स वो पाई होता है और ये चंक बार बार रिपीट होता है। आई होप आपको ये सारे फंक्शन समझ आए यहाँ तक। अब हम शिफ्ट करेंगे कॉसेक और सेक की तरफ। थोड़े से ट्रिकी हैं। अगर आप साइन और कॉस को अच्छे से समझते हैं और रेसिप्रोकल फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग की तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ। रेसिप्रोकल फंक्शन कोई कैटेगरी नहीं है, मतलब साइन और कॉस के रेसिप्रोकल कॉसेक और सेक जो हैं इनकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, कर वैल्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग है। और अगर सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन को आपने अच्छे से पढ़ा है तो बेशक अब साइन के और कॉस के रेसिप्रोकल यानी सेक और कॉसेक की ग्राफ भी आप इजीली समझ पाएंगे। तो जल्दी से अब शिफ्ट करते हैं स्टूडेंट्स हमारे उस पार्ट पर जहां हम एक्सप्लोर करेंगे। आई होप कॉट वाला फंक्शन का ग्राफ आपको पता है, चीज़ें क्लियर है। मेजर सा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट जहां 10 नॉट डिफाइंड होता था वहां कॉट 0 होगा। जैसे 10 कहाँ स्टूडेंट्स पाई बाई 2 के सारे मल्टीपल्स पे नॉट डिफाइंड हुआ करता था, है ना, तो वहां कॉट क्या होगा 0, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है, मैथ्स में बहुत काम आएगा, है ना। विद दैट स्टूडेंट्स अब हम शिफ्ट करते हैं हमारे सेक एक्स के ग्राफ की तरफ और ग्रेजुअली फिर हम पढ़ेंगे कॉसेक एक्स। जरा एक दिमाग में एक आइडिया डेवलप करो स्टूडेंट्स और कमेंट में मुझे लिख के बताओ कि सेक में ग्राफ कैसा बन रहा होगा। थोड़ा सा एक विजुअलाइजेशन लो और मुझे लिख कर बताओ कि सेक एक्स का ग्राफ आप कैसे बनाओगे। क्विकली गिव इट अ ट्राई स्टूडेंट्स और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आप सेक एक्स को विजुलाइज कर पा रहे हो कि सेक एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। क्या पहला आइडिया आपने डेवलप किया कि सर जितना मैं जानता हूं, अगर आप इनवर्स मतलब सॉरी रेसिप्रोकल फंक्शन में जाना चाह रहे हो तो सर मुझे पता है कि अगर मैं सेक एक्स को डिफाइन करूं तो सेक एक्स मेरे लिए है कॉस एक्स का रेसिप्रोकल। और मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये बताया सर कि cos x जो एक फंक्शन है सर, cos x जो एक फंक्शन है सर, ये हमेशा लाई करता है -1 से 1 के बीच। अब आप एक सोचो स्टूडेंट्स, एक नंबर है न्यूमरेटर में 1 जो कि डिनोमिनेटर से हमेशा इक्वल है या बड़ा है। मतलब सोचो ये जो न्यूमरेटर है ये हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा है या उसके इक्वल है। मतलब आप सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो हमेशा आपका जो रिजल्ट आता है, जो क्वोशिएंट आता है, वो हमेशा 1 से बड़ा होता है ना। तो मैं एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन आपको देना चाह रहा हूँ कि एक बात समझो स्टूडेंट्स, -1 से जब ये 0 के बीच में होगा तो 1 अपॉन -1 से 0 के बीच की वैल्यू, मतलब दो इंपॉर्टेंट से ऑब्जर्वेशन कि अगर ये वैल्यू cos x की वैल्यू -1 से 0 के बीच रही तो 1 अपॉन एनी वैल्यू बिटवीन -1 टू 0 विल जनरेट यू ऑल द वैल्यूज लेस देन -1, क्योंकि न्यूमेरिकली तो बड़ी होंगी बट उनके आगे नेगेटिव साइन लगेगा तो -1 से छोटी हो जाएंगी टेक्निकली अगर नंबर स्केल पे प्लॉट करें तो। और सिमिलरली इफ यू पुट एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, अगर यहाँ पे आप 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू रखो तो 1 अपॉन एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 विल गिव यू एनी वैल्यू बिटवीन ग्रेटर देन 1। जब आप 1 अपॉन कोई भी वैल्यू रखोगे 0 से 1 के बीच की तो वो आपको कैसी वैल्यू देगा, वो हमेशा 1 से बड़ी वैल्यू देगा। तो पॉइंट समझ आ रहा है आपको। अगर मैं cos x को देखना चाहूँ तो cos x हमेशा आपको या तो 1 से बड़ी वैल्यूज जनरेट करके देगा या फिर -1 से छोटी वैल्यूज जनरेट करके देगा। पहला पॉइंट, आई होप आपको ये बात समझ आई। इसके अलावा ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स बल्कि एक और खास बात कि क्या इस बात को समझो, क्या cos x अब 0 होना अफोर्ड कर सकता है? cos x 0 होना अफोर्ड कर सकता है लेकिन sec x के कॉन्टेक्स्ट में cos x 0 नहीं हो सकता। मतलब sec x क्या है 1 अपॉन cos x, तो जहां जहां cos x 0 हो रहा होगा वहां sec x विल गेट अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्योंकि cos x क्या होता है -1 से 1 के बीच, तो कहीं ना कहीं 0 भी होता है। तो जहां जहां cos x 0 होता है वहां sec x डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि 1 अपॉन 0 वापस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो क्या आप मेरा पॉइंट डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि sec x हमेशा +1 से बड़ा या -1 से छोटा। और एक और ऑब्जर्वेशन कि जहां जहां cos x क्या होता है 0 वहां sec x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट्स, हम कैसे यूटिलाइज करेंगे इस बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात। मैं बिल्कुल कहूंगा कि sec x का जो ग्राफ है sec x का जो ग्राफ है सर, जैसे cos x हमेशा -1 के बीच है, sec x क्या होगा सर, या तो वो 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा। मतलब या तो 1 से ऊपर बनेगा, -1 से नीचे बनेगा, लेकिन 1 से -1 के बीच नहीं बनेगा। लेकिन 1 और -1 पॉइंट ऑक्यूपाई करेगा क्योंकि उसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 1 अपॉन -1 या 1 अपॉन 1 रिस्पेक्टिवली -1 और 1 होते हैं। ये बात आई होप आपको समझ आई। लेकिन सर इसमें आप चीज़ें कैसे देखोगे, वो पॉइंट्स कैसे निकालोगे जहाँ पे ये नॉट डिफाइंड होगा। तो हमें पता है सर cos x कहाँ 0 होता है। याद करिए स्टूडेंट्स, cos x π/2 के सारे ऑड मल्टीपल्स पे 0 होता है। और अगर cos x π/2 के, याद है ना स्टूडेंट्स, π/2 पर 0 होता है, फिर 3π/2, 5π/2, ऐसे -π/2, -3π/2, -5π/2, यानी इन π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे अगर cos x 0 हो रहा है तो 1 अपॉन cos x यानी sec x विल गेट नॉट डिफाइंड। तो सर sec x का वजूद खतरे में होगा π/2 के ऑड मल्टीपल्स पर।
आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? मतलब पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स पर सेक एक्स का ग्राफ होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और ये कैसे कर्वेचर लेगा, कैसे क्या लेगा, इसके ऑब्जर्वेशन को समझने के लिए आप इसकी हेल्प ले सकते हो। तो अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो उठेगा और फिर गिरेगा, फिर उठेगा फिर गिरेगा, लेकिन हमेशा -1 से नीचे ही रहेगा या +1 से ऊपर ही रहेगा। अगर मैं इसके पॉइंट्स को कनेक्ट करूं, अगर डॉट्स को कनेक्ट करूं, तो इसका ग्राफ जो बन के आएगा, एक अप्रॉक्सीमेटेड आइडिया मैं आपको देना चाह रहा हूं, जो इसका ग्राफ बन के आएगा वो कैसा आएगा स्टूडेंट्स, इस बात को समझो। सर cos 0 कितना होता है? सर cos 0 होता है 1। cos 0 कितना होता है? 1। इस पॉइंट को मैं हल्का सा आपको ड्रॉ करके समझा देता हूँ। ऐसे समझो स्टूडेंट्स, जैसे ये क्लियरली आपका क्या है, मान लेते हैं y एक्सिस, और ये क्लियरली क्या आपका मान लेते हैं x एक्सिस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, cos 0 के ही कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। जैसे मान लो ये है आपका 0 है ना, और ये है आपका 0.1, तो cos 0 कितना होता है? 1। लेकिन 1 के बियॉन्ड, यानी अगर मैं बात करूँ आपसे, जैसे cos क्या होता था सर? -π/2 से π/2 तक जितना cos को मैंने पढ़ा है सर, cos कुछ ऐसा सा हुआ करता था। बस यही गड़बड़, इसी का रिफ्लेक्शन, बट कैसे इन्फिनिटी तक चला जाता है, किसके लिए? इसी का रिफ्लेक्शन इन्फिनिटी तक चला जाता है cos के रेसिप्रोकल यानी sec के लिए। यानी sec में जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, जैसा cos था -π/2 से π/2 तक, 0 से 1 के बीच, अब जो sec होगा वो होगा स्टूडेंट्स क्या, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, मतलब वो गिरेगा 1 तक आएगा, फिर 1 से इन्फिनिटी तक उठेगा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन कौन स्टूडेंट्स? ये। लेकिन कहाँ से? इन्फिनिटी से 1 और फिर वापस 1 से इन्फिनिटी। सिमिलरली अब आई होप आपको याद है कि सर π/2 से पाई और फिर 3π/2। आई होप आपको पॉइंट याद है मेरा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। सर π/2 से पाई और 3π/2 में इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन ये नजर आएगा आपको कि सर पाई पर मुझे पता है cos x जो होता है वो कितना होता है? -1। तो पाई पर ये हो जाएगा -1, लेकिन π/2 से 3π/2 के बीच में -1 से छोटा ही रहेगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्या आप ये पॉइंट समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? सेम बात अब अगर अब वापस 3π/2 से वापस अगर आप कहाँ देखोगे स्टूडेंट्स, वापस 5π/2 पर, तो मैं पता है कि पाई के जो इवन मल्टीपल्स होते हैं वहाँ पर ये 1 होता है, sec x भी 1 होगा। पाई के जो ऑड मल्टीपल्स होते हैं वहाँ पर ये -1 होता है, sec x भी होगा। लेकिन बेशक वापस 2π पे जब आप आ जाएंगे तो 0 के साथ, 0 पे क्या होता है 1, तो 2π पे भी क्या होगा 1। लेकिन वापस 3π/2 से 5π/2, पहली बात तो π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे डिफाइंड ही नहीं होगा, तो 3π/2 5π/2 पे इन्फिनिटी को जाना है। 2π पे 1 मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा, बाकी केस में वापस ये घूम रहा होगा। मतलब जैसा आपका cos x हुआ करता था ना यहाँ पे ऐसा, बस उसी को रिफ्लेक्ट कर दिया। लेकिन cos x 0 से 1 होता था इस दौरान, बट ये 1 से इन्फिनिटी होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे cos x π/2 से 3π/2 के बीच कैसा होता था, कुछ ऐसा होता था, लेकिन ये उसी का रिफ्लेक्शन है। लेकिन वो 0 से -1 के बीच होता था, -1 से इन्फिनिटी के बीच होगा। आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे हो। सिमिलरली अगर मैं इसे थोड़ा और हाईलाइट करके आपको दिखाना चाहूँ, तो जैसे इस तरफ देखो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या आएगा स्टूडेंट्स, -π। और हमें पता है -π पे भी कितना होता है, -1। तो -1 से हमेशा छोटा ऐसा कुछ जा रहा होगा किस किस के बीच, -π/2 से -3π/2 के बीच में। आई होप ये ग्राफ आपको बहुत हद तक समझ आ रहा है। और क्या इसके थ्रू आप कुछ इंपॉर्टेंट से रिजल्ट निकाल पा रहे हो? सर पहला रिजल्ट तो ये कि हाँ, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, अपनी बातें दोहराता है। और अगर इसकी बात के दोहराने की हम आदत देखें तो ये आदतें वापस वैसी हैं सर कि ये जो जोन है, अगर मैं आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाऊँ, अगर मैं आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाऊँ, तो ये बात वापस रिपीट होती है। लेकिन किस टेन्योर के बाद? सर 2π डिस्टेंस के बाद। मतलब इसका जो मेजर चंक है वो कुछ ऐसा और ऐसा दिखता है। बस यही दो बातें, यही दो पार्ट बार बार रिपीट होते हैं। तो इसका भी पीरियड 2π है ऑफ कोर्स। लेकिन सर अगर मैं cos x की बात करूं, मैं sec x की बात करूं, रियली सॉरी, तो sec x cos x के 0 हो जाने पर नॉट डिफाइंड हो जाता है। मतलब cos x जहां 0 होता है, cos x कहाँ 0 होता है सर, π/2 के सारे ऑड मल्टीपल्स पे cos x 0 होता है, तो वहां पे sec x नॉट डिफाइंड। मतलब अगर आपसे कोई sec x की डेफिनेशन में डोमेन पूछता है, तो आई थिंक सर sec x की सारी वैल्यूज के लिए इट इज डिफाइंड फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट सर मुझे वापस π/2 के ऑड मल्टीपल्स हटाने होंगे। ना π/2 के जो भी ऑड मल्टीपल्स हैं, मैं उसे यहाँ लिख दे रहा हूँ, आई होप दैट डजंट बॉदर यू। तो π/2 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं बस उनको हटा दिया जाए सर, तो बाकी सब जगह sec x डिफाइंड है। और सर अगर आपसे sec x की कोई रेंज पूछे तो sec x की रेंज क्या होगी? सर sec x के बारे में मैं कहूँगा कि sec x हमेशा या तो क्या होगा स्टूडेंट्स, -∞ से -1 के बीच में, या फिर क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, हम कहेंगे sec x जो होगा सर वो हमेशा 1 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा होगा। अगर इन्फिनिटी आप एज अ नंबर डिनोट नहीं करते हो तो आप इसको एक अलग तरीके से लिखते हो। कैसे? आप लिख देते हो सर कि sec x जो होता है वो हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, -∞ से -1 इंक्लूडिंग, और आप लिखते हो 1 से इन्फिनिटी। मैं एक और इंपॉर्टेंट सी बात आपको समझाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि इसी बात को लिखने का एक और इंपॉर्टेंट तरीका होता है, उसे भी याद रखिएगा कि हम लिख सकते हैं कि सर sec x का जो मॉड है, sec x का जो मॉड है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। इसी बात का ये कंक्लूजन है, या इसी बात को लिखने का ये भी एक तरीका है।
किसी नंबर का मॉड अगर 1 से बड़ा है तो या तो वो नंबर 1 से बड़ा है या फिर वो नंबर 1 से -1 से छोटा है, बस ऐसी बात है ना। इसी बात को मैं यहाँ पर अलग अलग तरीके से लिखकर बता रहा हूँ। आई होप ये बातें याद रहेंगी, और ये बातें मैथमेटिकली कितनी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं, बट अगर आपने ग्राफ्स को स्टडी किया है तो आप कितना ईजिली इनको इवैल्यूएट कर सकते हो। और ग्राफ्स को पिक्चराइज करना आसान है, ग्राफ्स को मेमोराइज करना आसान है, और उसके थ्रू ये सारे रिजल्ट्स आप चुटकी में डिराइव कर सकते हो। जब भी सेक एक्स पर बेस्ड क्वेश्चन आया और मुझे उसकी इन इंट्रिकेसीज से डील करना हुआ, इन बारीकियों से डील करना हो, तो मैं कहूँगा कि सर ग्राफ मुझे याद है और मैं फटाफट चीज़ें निकाल सकता हूँ। तो रटना नहीं है, समझना है, और अगर एक बार समझा हुआ ना तो सारी चीज़ें याद रह जाएंगी। एंड आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस आप चीज़ें नहीं भूलेंगे, आप इस बात पर यकीन करिए। विद दैट स्टूडेंट्स, आई होप सेक एक्स की आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई और यहाँ तक कोई डाउट, कन्फ्यूजन या क्वेरी नहीं है। और अगर मैं इसके ग्राफ को ऑब्जर्व करना चाहूँ तो आई होप यही पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये कुछ ऐसे पाई माइनस पाई 0, पाई के सारे मल्टीपल्स पे 1 या -1 होता है, जैसा कॉस हुआ करता था, और जैसा कॉस में था कि कॉस के ऑड मल्टीपल पे -1 होता था, ऐसा ही सेक भी पाई के ऑड मल्टीपल्स पे -1 होगा। लेकिन जैसे कॉस पाई के इवन मल्टीपल्स पे +1 होता था, सेक भी पाई के इवन मल्टीपल्स पे +1 होगा। लेकिन जो वो 0 से 1 के बीच होता था, ये मतलब 1 से इन्फिनिटी के बीच घूमेगा। जब वो -1 से 0 के बीच हुआ करता था, उस दौरान ये -∞ से -1 के बीच घूमेगा। आई होप आपको एक कर्वेचर समझ आ रहा है, इसका ग्राफ समझ आ रहा है, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी सेक एक्स की डेवलप हुई। क्या इसी बेसिस पे अब आप कॉसेक एक्स का ग्राफ प्रेडिक्ट कर सकते हो? देखो मैं एक हल्का सा आइडिया देता हूँ, आप साइन एक्स का ग्राफ याद करो, उसी से आप कॉस एक्स का ग्राफ प्लॉट कर पाओगे। अगर मैं आपको साइन एक्स के ग्राफ का आइडिया दूं, है ना, एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग बताना चाह रहा हूँ मैं, एक हल्का सा पॉइंट, मतलब एक याद रखने के लिए एक ट्रिक वाला पार्ट बता दे रहा हूँ कि देखो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। जैसे साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता था? तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा होता था। तो जहाँ तक मुझे याद है साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा होता था। अगर सर साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा होता तो ये पॉइंट्स क्या हुआ करते थे, याद करो सर। ये अगर 0 होता था तो ये पाई होता था, फिर ये क्या हो जाता था 2 पाई, फिर ये हो जाता था 3 पाई। साइन एक्स बहुत सुलझा हुआ सा ऐसा था, है ना, ये माइनस पाई, ये -2 पाई। तो सर वही कहानी इसमें भी चलेगी, कॉसेक एक्स में भी चलेगी, बस कुछ चेंजेस के साथ। सर पहले तो इन पॉइंट्स को डिनोट कर लीजिए। क्यों इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ सर? क्योंकि इन पॉइंट्स पर वो खास पॉइंट्स हैं जहाँ पर साइन एक्स क्या हो रहा है सर, ये वो खास पॉइंट्स हैं जहाँ पर साइन एक्स 0 हो रहा है। क्या आपको नजर आ रहा है? ये वो खास पॉइंट्स हैं जहाँ पर साइन एक्स 0 हो रहा है। और आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है कि सर साइन एक्स का 0 होना मुझे अफेक्ट क्यों करता है। आई होप आपको समझ आ रहा है कि सर अगर आप कॉसेक एक्स की बात कर रहे हो तो कॉसेक एक्स क्या होता है सर? कॉसेक एक्स जो होता है वो 1/sin x होता है। तो कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर, वापस बात वहीं आके बॉइल डाउन हो गई कि सर जो साइन एक्स है वो -1 से 1 के बीच होता है। तो जो कहानी हमने कॉस और सेक के लिए समझी वही कहानी कि अगर ये -1 से 1 के बीच वैल्यू है तो 1/-1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू विल गिव यू एनी वैल्यू ईदर <1 और greater 1। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अगर इसी तर्ज पे मैं इसको समझना चाहूँ तो वही कहानी बार बार, जैसे 0 के पाई के बीच में साइन एक्स ऐसा होता है तो कॉस एक्स भी ऐसे ही होगा, सॉरी कॉसेक एक्स भी ऐसे ही होगा, लेकिन ये कुछ ऐसा घूम रहा होगा, ये कुछ ऐसा चल रहा होगा। सर पाई से 2 पाई के बीच में अगर साइन एक्स ऐसा होता है तो पाई से 2 पाई के बीच में कॉसेक एक्स कुछ ऐसा चल रहा होगा। क्या आपको वही पॉइंट समझ आया? जैसे सेक एक्स का ग्राफ था वही ग्राफ, बट वो हल्का सा शिफ्ट हो गया। सेक एक्स जहाँ कुछ ऐसा चल रहा होता था ये कुछ हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा। जैसे साइन और कॉस में, साइन में ये 0 से पाई तक होता है, वो -π/2 से π/2 तक होता है। क्या आपको पॉइंट समझ आ रहा है? π/2 यूनिट, π/2 डिस्टेंस वो शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे साइन और कॉस में शिफ्ट होते हैं वैसे ही कॉसेक और सेक में भी शिफ्ट होंगे। और सेम वही पैटर्न, सेम वही बात कि सर अगर ये 0 से 1 के बीच है तो ये 1 से इन्फिनिटी तक होगा। अगर ये -1 से 0 के बीच है तो कॉसेक क्या होगा? -∞ से -1। और ये कर्वेचर कुछ ऐसा घूमता चला जाएगा। वही कहानी वापस अगर 2 पाई से 3 पाई के बीच देखें तो वही कर्वेचर वापस घूमेगा। अगर आप देखना चाहते हो सर 0 से -π के बीच में तो वही कर्वेचर वापस ऐसा घूम रहा होगा। सेम -2 पाई से -2 पाई के बीच में भी कहानी से घूम रही होगी। और अगर आप वापस नोटिस करें कुछ इंपॉर्टेंट से हाईलाइट्स, तो पहली बात तो बेशक सर सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पीरियोडिक फंक्शंस हैं। तो इसको भी अगर आप देखो तो सर ये जो चंक है जो यहाँ था और जो यहाँ था, यही चंक बार बार रिपीट होगा। तो अगर मैं बात करूं तो 0 से 2 पाई क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका पीरियड, ये अगेन एक पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड भी क्या होता है? 0 से 2 पाई। पहली बात। दूसरी सबसे जरूरी बात कि अगर मैं इसके डोमेन और रेंज की बात करूं तो क्या आप कॉसेक एक्स का डोमेन फिगर आउट कर सकते हो स्टूडेंट्स? सर कॉसेक एक्स बहुत ही सुलझा हुआ सा फंक्शन है। कॉसेक एक्स की वापस अगर मैं डोमेन की बात करूं, है ना, तो इट इज डिफाइंड, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल दी एक्स बिलोंगिंग टू ऑल द रियल नंबर, बट क्या हटाने होंगे सर? सर जहां साइन एक्स 0 होता है, साइन एक्स कहाँ 0 होता है? सर साइन एक्स पाई के सारे मल्टीपल्स पे 0 होता है, तो मुझे पाई के मल्टीपल लेना अलाउड नहीं है। पाई के मल्टीपल्स प्रॉब्लम करेंगे। तो सर पाई के सारे मल्टीपल्स हटा देंगे। अब पाई के कैसे सारे मल्टीपल्स सर? n पाई जैसे टर्म के, जहाँ पे n क्या होगा सर? इंटीजर। तो ये क्या होगी हमारी कॉसेक एक्स का डोमेन। सर व्हाट अबाउट कॉसेक एक्स की रेंज? क्या आप कॉसेक एक्स की रेंज भी प्रेडिक्ट कर सकते हो? आई थिंक बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। वापस आप सोचो, जैसा सेक एक्स था वैसे ही कॉसेक एक्स होगा स्टूडेंट्स। आप सोच पा रहे हो? सर यहाँ भी तो यही होने वाला है कि जो कॉसेक एक्स होगा
जो cos x एक होगा वो वापस सर माइनस इन्फिनिटी से -1 और +1 से इन्फिनिटी तक ही होगा। यानी अगर मैं इसे अलग तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा कि सर cos x हमेशा जो इसका मॉड है वो 1 से बड़ा होगा। यानी आप इसको कहना चाहोगे स्टूडेंट्स क्या, यानी आप कहना चाहोगे कि cos x जो है आपका फंक्शन वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा सर, वो हमेशा बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से -1 इंक्लूडेड होगा, या फिर सर आप कह दो 1 से इन्फिनिटी। क्या आपको ये ग्राफ और ये अंडरस्टैंडिंग समझ आए? ये इंपॉर्टेंट से रिजल्ट्स हैं, ये वो आउट मैथ हैं, वो आउटकम्स हैं, वो परिणाम है जो हमने निकाले, है ना। कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे, लेकिन ये ऑब्जर्वेशंस कैसे मिले? ये ऑब्जर्वेशंस मिले ग्राफ्स को ऑब्जर्व करके। और ग्राफ्स कैसे बना? डॉट्स को कनेक्ट करके, है ना। तो इस तरीके से हमने किसका ग्राफ बनाया स्टूडेंट्स? cos x का, है ना। स्टैंडर्ड सी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। आई होप ये बात याद है कि कोई भी वैल्यू जो -1 से 0 के बीच होगी वो 1/sin x को क्या बना देगी? वो 1/sin x को -1 से छोटा बना देगी। कोई भी वैल्यू जो 0 से 1 होगी sin x की, वो 1/sin x को क्या बना देगी? 1 से बड़ा। बस इसी बात पर ये पूरा बेसिस टिका हुआ है इनवर्स फंक्शन आपके रेसिप्रोकल वाले फंक्शंस का। यानी अगर मैं cos x का ग्राफ आपको दिखाना चाहूँ तो जहाँ sin 0 होता है वहाँ cos x नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और जहाँ वापस sin 0 होता है वहाँ cos x नॉट डिफाइंड होगा। और हमेशा आप देखो ना, ये सारी वैल्यूज जो हैं 2, √2, 2/√3, ये सारी वैल्यूज हमेशा या तो 1 से बड़ी हैं या -1 से छोटी हैं। अगर आप पाई के बियॉन्ड जाएंगे, मतलब पाई से 2 पाई जाएंगे, तो ये वैल्यूज नेगेटिव होने लगेंगे। आई होप आपको एक ग्राफ समझ आया, और इस ग्राफ को एक बार अच्छे से देखो स्टूडेंट्स। यहाँ कोई डाउट है तो पूछो, कॉमेंट में लिखो और मुझे बताओ कि क्या आपको सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको cos x का ग्राफ बहुत अच्छे से समझ आए। बहुत स्टैंडर्ड सी डेफिनेशन हमने समझी कि जैसे π/2, 3π/2, यहाँ पर ये मतलब क्लियरली 1 या -1 होता रहेगा। π/2 जैसे π/2 का एक कौन सा मल्टीपल है? 4n + 1 वाला, वहाँ पे 1। 4n - 1 वाली फॉर्म जो है हमारी, आई होप ये सारी बातें अब आपको क्लिक करने लगी, स्ट्राइक करने लगी, वह -1। और क्लियरली हम देख चुके हैं -∞ से -1 या 1 से इन्फिनिटी, इस तरीके से चलता रहेगा। जैसा sec x था वैसा ही, बस ये शिफ्ट हो जाएगा। जैसा sec x -π/2 से π/2 में घूम रहा था, वो 0 से π पे होगा। बस यही शिफ्टिंग हो चुकी होगी, बाकी कोई मेजर चेंजेस नहीं है। तो आई होप ये सारे फंक्शंस, इनके ग्राफ्स और जो क्वाड्रेंट का हमारा टूल है, अब उसे बहुत अच्छे से आप कंसोलिडेट कर चुके हैं और यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम ग्रेजुअली स्टूडेंट्स अब हम फॉर्मूले डिस्कस करना शुरू करेंगे। अब हम साइन, कॉस, टेन और इनके अलग अलग वर्जन्स के फॉर्मूले एक्सप्लोर करेंगे और उनके थ्रू और अलग अलग नई नई चीज़ें ढूंढेंगे। तो अभी बहुत सी इंटरेस्टिंग, बहुत सी मज़ेदार चीज़ें आने वाली हैं। बट मेरा पूरा यकीन है कि आज के लेक्चर में जहाँ हमने सारे ग्राफ्स को समझा, इनकी डोमेन और रेंज के थ्रू उन प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल किया जो सेट्स, रिलेशन और फंक्शन में हम पढ़ चुके हैं, तो आपको सारी बातें अब बहुत आसानी से और इजीली समझ आ रही होंगी। इट्स लाइक हमने फाउंडेशन क्रिएट करने में वक्त तो बहुत लगाया, पर अब जब हम चीज़ें समझ रहे हैं तो आसानी से रिकॉल हो रही हैं सारी चीज़ें। मेरा पूरा यकीन है कि आपको अब अच्छे से चीज़ें समझ आ रही हैं और यहाँ तक कोई डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं और इस पार्ट पर आते हैं कि आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स का है प्लेटफॉर्म www.magnetbrains.com। ये हमारा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करता है ऑलमोस्ट हर सेक्टर, हर सेगमेंट पर। जैसे अगर आप IIT JEE पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे चैप्टर्स के, मतलब सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज, स्टैंडर्ड वाइज आपको दिख जाएंगे। जैसे अगर आप 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स देखना चाहते हैं तो आप मैथ्स पर क्लिक करिए, 11th स्टैंडर्ड यहाँ लिखा होगा, वॉच नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको सारे लेक्चर्स दिख जाएंगे, सारे चैप्टर्स जो भी रिकॉर्ड हो चुके हैं दिख जाएंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो इंडिया के टॉप टीचर्स आपको डिलीवर करते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर किसी भी लेक्चर को देखना चाहें, जिस भी लेक्चर को आप देखना चाहें, बफर फ्री मोड में फुल स्क्रीन में आप देख सकते हैं। बस वॉच नाउ पर क्लिक करिए। यहीं पर आपको यूट्यूब चैनल हमारा मतलब मैग्नेट ब्रेन्स का जो यूट्यूब चैनल है, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE NEET, उसका भी लिंक मिल जाएगा। आप डाउट्स भी हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं यहीं पर क्लिक कर, यहाँ पर लिखा होगा आस्क योर डाउट। और इसके थ्रू आप बफर फ्री मोड में फुल स्क्रीन पर सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल और सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, एक फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल जो कि आपकी IIT JEE की तैयारी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करवा रहा है। वीडियोस को लाइक करिए स्टूडेंट्स, सो दैट वी फील अप्रिशिएटेड। और अगर ये हेल्प कर रहे हैं तो इन्हें लाइक करके एक्नॉलेज दीज वीडियोस। नॉट जस्ट दैट स्टूडेंट्स, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए ताकि हर एक स्टूडेंट्स इस बात को स्प्रेड कर पाए और हर एक स्टूडेंट तक एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पहुंच पाए। इस तरह की एक्टिविटी, जो भी नया वीडियो आपके लिए रिलीज़ होता है, उसके लिए अगर आपको अपडेटेड रहना है, नोटिफाइड रहना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप हमेशा कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। विद दैट स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए अपना। वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।